हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाइंग एसिटिक एसिड ड्यूरिंग कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी के दौरान एसिड को हम अप्लाई करते हैं, उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू क्लीन द सर्विक्स, ऑप्शन बी टू हाईलाइट एबनॉर्मल सेल, ऑप्शन सी टू नम द सर्विक्स, ऑप्शन डी टू ट्रीट द सर्वाइकल कैंसर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टू हाईलाइट एबनॉर्मल सेल्स। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कल्पोस्कोपी क्या होता है? कल्पोस्कोपी यानी कि टू विजुअली एग्जामिन द सर्विक्स एज वेल एज द वेजाइना एंड वल्वा यूजिंग ए कल्पोस्कोप। कल्पोस्कोपी के अंदर कल्पोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा विजुअली एग्जामिन करते हैं सर्विक्स और इसके साथ साथ वेजाइना और वल्वा का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हमारा ये जो कल्पोस्कोप है वो क्या होता है? यह एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसे कि सर्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर आया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक सॉल्यूशन है जो कि एबनॉर्मल सेल को हाईलाइट करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, ऑप्शन बी डिजेनरेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑप्शन सी हार्डनिंग ऑफ द स्किन, ऑप्शन डी वीकनिंग ऑफ द मसल्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हार्डनिंग ऑफ द स्किन। अगर हम बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा की, तो उसका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है हमारा ऑप्शन सी हार्डनिंग ऑफ द स्किन। स्क्लेरोडर्मा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें जो चीजें देखने को मिलती है वो होती है कैल्सिनोसिस, उसके बाद आता है राइनोड्स फिनोमेना, ई का मतलब है यहाँ पर इसोफेजियल डिस्फंक्शन, उसके बाद आता है स्क्लेरोडेक्टाइली, टी यानी कि टेलेंजिक्टेसिस, जिसे कि हम शॉर्ट में जो होता है इसे क्रेस्ट की तरह याद रखते हैं। यह जो होते हैं इसके एक लिमिटेड क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स अंडर द स्किन। अंडर द स्किन जो होता है हमारा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्सिनोसिस, ऑप्शन बी टेलेंजिक्टेसिस, ऑप्शन सी डिजिटल अल्सर्स, ऑप्शन सी स्क्लेरोड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि कैल्सिनोसिस। चलिए देख लेते हैं हम कैल्सिनोसिस क्या चीज होती है। कैल्सिनोसिस में के अंदर क्या होता है? द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स एंड विसरल ऑर्गन्स इज नोन एज कैल्सिनोसिस। यानी कि स्किन के अंदर या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स या विसरल ऑर्गन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसे हम कैल्सिनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासिंथेसिस। निम्न में से कौन सा थोरासिंथेसिस का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी आउटिक डिसेक्शन, ऑप्शन डी स्ट्रोक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि न्यूमोथोरेक्स। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। ए न्यूमोथोरेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासिंथेसिस। जब भी हम थोरासिंथेसिस प्रोसीजर करते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारा न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स कब डेवलप हो सकता है? अगर हम जो थोरासिंथेसिस के लिए जो निडल इंसर्ट कर रहे हैं वो एक्सीडेंटली लंग्स को पंक्चर कर देती है, तो उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसके द्वारा क्या होगा? चेस्ट पेन होगा, इसी के साथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो यहाँ पर हमें एडिशनल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि इंसर्शन ऑफ ए चेस्ट ट्यूब। इस तरह से जो होता है हमारा थोरासिंथेसिस की वजह से न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राउंड सब्सटेंस इन कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसका कंपोजिशन किससे होता है? ऑप्शन ई कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, ऑप्शन बी वाटर, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, ऑप्शन सी मसल सेल्स एंड कोलेजन फाइबर, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल एंड एडिपोसाइट्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वाटर, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। अगर हम बात करते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर की, तो यह जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के, ना कि ग्राउंड सब्सटेंस का कंपोनेंट है। उसके बाद आया है मसल सेल्स एंड कोलेजन फाइबर्स। मसल सेल्स जो होती है वो हमें देखने को मिलती है मसल टिश्यूज के अंदर, और कोलेजन फाइबर जो है हमारा वो पार्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की, तो यह सर्कुलेट होती है ब्लड के अंदर, और उसी तरह एडिपोसाइट जो है वो हमारा फैट स्टोरिंग सेल है जो कि एडिपोस टिश्यूज के अंदर देखने को मिलता है।
इसीलिए अगर हम बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस जो है उसका कंपोजिशन किससे होता है, तो वो होता है वाटर, प्रोटीओग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसो एमाइनोग्लाइकेन से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर मैक्रोफेजेस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स फॉर इम्यून रेगुलेशन, ऑप्शन डी स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, यानी कि प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना मैक्रोफेजेस का काम नहीं है। यह जो काम होता है वो हमारा बी लिम्फोसाइट का होता है। इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग पैथोजेंस या मैक्रोफेजेस का काम है। उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है प्रोड्यूसिंग हार्मोन फॉर इम्यून रेगुलेशन। हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो होता है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, ना कि मैक्रोफेजेस के द्वारा। इसी के साथ ही स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्स वो है हमारा इरिथ्रोपोइटिन, ना कि मैक्रोफेजेस का काम है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट शुड बी डन इफ द पेशेंट एक्सपीरियंसेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और चेस्ट पेन ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस। ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस अगर कोई पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर चेस्ट पेन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कंटिन्यू द प्रोसीजर एज दिस आर नॉर्मल सिम्टम्स, स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली एंड असिस्ट द पेशेंट। ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड प्रोसीड विद द प्रोसीजर। ऑप्शन डी reposition the patient to a minor supine position and continue। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली एंड असिस्ट द पेशेंट। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि डिस्निया, इसी के साथ ही चेस्ट पेन भी हो रहा है। तो इसी कंडीशन के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम जो प्रोसीजर चल रहा है उसे सडनली स्टॉप करें, क्योंकि यह जो सिम्टम्स है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि न्यूमोथोरेक्स जो है वो डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें क्या है कि सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा कि हम जो है हमारा प्रोसीजर स्टॉप करें और इसी के साथ ही पेशेंट का जो कंडीशन है उसे असेस करें, जिसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कॉज ऑफ मसल स्टिफनेस। निम्न में से कौन सा मसल स्टिफनेस का टिपिकल कॉज नहीं है? ऑप्शन ई मसल स्ट्रेन, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि डिहाइड्रेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं मसल स्ट्रेन की वजह से भी जो है हमारा मसल स्टिफनेस देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जो होती है हमारी मसल वीकनेस और मसल स्टिफनेस देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जैसा कि ऑटोइम्यून डिजीज लाइक पोलीमायोसाइटिस के अंदर भी हमें जो होता है मसल स्टिफनेस देखने को मिलता है। लेकिन जो डिहाइड्रेशन होता है हमारा, उसके अंदर मसल स्टिफनेस नहीं होता है, यह डायरेक्ट कोज नहीं है मसल स्टिफनेस का। इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है मसल क्रैम्प्स और वीकनेस, लेकिन स्टिफनेस जो होती है वो डिहाइड्रेशन में नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर ए पेशेंट ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस। ड्यूरिंग थोरासिंथेसिस मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी होगी? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी prone with the head turned to one side, ऑप्शन सी sitting upright and leaning slightly forward, ऑप्शन डी lying flat on the back। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि राइट एंड लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो रिब्स है उसके बीच में सेपरेशन मैक्सिमाइज हो जाए, जिसकी वजह से हम जो प्लूरल स्पेस है वो यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर बेटर एक्सेस हो सकता है। अगर प्लूरल स्पेस बेटर एक्सेस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा लंग्स और डायफ्राम को जो इंजरी होने का रिस्क रहता है वो इस पोजीशन के अंदर मिनिमाइज हो सकता है। इसी के साथ ही इसका दूसरा बेनिफिट यह भी रहता है कि इट हेल्प्स द फ्लूइड पुल एट द लोवेस्ट पॉइंट, फैसिलिटेटेड इजी ड्रेनेज। इस पोजीशन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एट द लोवेस्ट पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से इजीली फैसिलिटेट होता है हमारा ड्रेनेज। इसीलिए हम थोरासिंथेसिस के अंदर जो होता है पेशेंट को अपराइट सिटिंग पोजीशन देते हैं, इसी के साथ ही उसे लीन करते हैं स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इन प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी ऐसी फेज है जिसे कि कैरेक्टराइज किया जाता है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के साथ साथ ही पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए या उससे प्रिपेयर करती है? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन बी फॉलिकुलर फेज, ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज, ऑप्शन डी ओव्यूलेटरी फेज।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि ल्यूटियल फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होती है। सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ल्यूटियल और ओव्यूलेटरी फेज। अगर हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, ल्यूटियल फेज जो होती है वो आफ्टर ओव्यूलेशन और बिफोर मेंस्ट्रुएशन जो होती है हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो थिक और ग्लैंडुलर हो जाती है। इट प्रिपेयरिंग फॉर द पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड